हेलो एवरीवन, मेरा नाम हरमन है। मेरा गेट में ऑल इंडिया रैंक 92 आया था और यहाँ पे मैं अपना पैशन, टीचिंग का पैशन फॉलो करने आया हूँ। आई होप कि आप सबको मेरी टीचिंग अच्छी लगेगी। मैं आपको सॉइल मैकेनिक्स पढ़ाऊँगा और जो इस सब्जेक्ट में पूरे थियोरेटिकल चीज़ें होंगी वो मैं आपको पीपीटी प्रोवाइड करूँगा। उसमें जितना जितना हम एक वीडियो में कवर करेंगे उतनी उतनी पीपीटीज आपको लिंक में, डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी जाएंगी। राइट नाउ वी कम टू आवर सब्जेक्ट विच इज सॉइल मैकेनिक्स। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। अगर आप गेट में, ईएस में, जेई, एई, एसडीओ के एग्ज़ाम्स देखें तो उसमें जो सबसे ज़्यादा वेटेज किसी अगर सब्जेक्ट की है तो दैट इज़ सॉइल मैकेनिक्स। अगर हम सॉइल मैकेनिक्स की बात करें तो जो हमारी मॉडर्न ब्रांच ऑफ सॉइल मैकेनिक्स है ये शुरू हुई थी जब ट्रजागी ने अपनी फर्स्ट बुक अर्थबॉम मैकेनिक लिखी। पहले सॉइल मैकेनिक्स होती थी पर बहुत ही इनफॉर्मल से तरीके से, पर जो फॉर्मल तरीका है, फॉर्मली सॉइल मैकेनिक्स तब शुरू हुई जब ट्रजागी ने अपनी फर्स्ट बुक लिखी। उन्होंने फॉर्मली इस चीज़ को आगे बढ़ाया है और उनकी इनसाइट को डीपली वैल्यू किया जाता है आज के दिन तक। इसलिए जैसे हम चार्ल्स डार्विन को फादर ऑफ एवोल्यूशन कहते हैं, क्योंकि उन्होंने ही एवोल्यूशन की थ्योरी दी और आगे हमारे लिए एक रेफरेंस तैयार कर दिया कि जिसके बेसिस पे हम एवोल्यूशन को स्टडी कर सकते हैं। वैसे ही ट्रजागी ने, क्योंकि उन्होंने फॉर्मली हमारी सॉइल मैकेनिक्स की ब्रांच को शुरू किया है जो हम आज पढ़ रहे हैं, जिसको हम आज प्रैक्टिस करते हैं, इसीलिए हम ट्रजागी को फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स भी कहते हैं। ट्रजागी फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स। और जैसे मैंने आपको बताया कि उनकी जो फर्स्ट बुक थी दैट वाज अर्थबॉम मैकेनिक। अर्थबॉम मैकेनिक इज अ जर्मन वर्ड। उसको जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देते हैं तो वो हमारा सब्जेक्ट बनता है सॉइल मैकेनिक्स। इट इज नथिंग, सॉइल मैकेनिक्स इज नथिंग बट इट इज अ इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द जर्मन वर्ड अर्थबॉम मैकेनिक्स। उसको जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो वो बन जाता है सॉइल मैकेनिक्स। अब अगर हम अपनी नेक्स्ट टर्म पर आए तो दैट इज पैडोजेनेसिस। पैडोजेनेसिस का क्या मतलब होता है? पैडोजेनेसिस मींस मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। पैडो का मतलब होता है सॉइल, जेनेसिस का मतलब होता है स्टडी। सो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल को हम कह देते हैं पैडोजेनेसिस। अब जैसे हम एवोल्यूशन में पढ़ते हैं कि हम आए कहाँ से, आपने सुना हो कि कई लोग कहते हैं कि हम बंदरों से आए हैं। ऐसा नहीं है। एक्चुअली बात यह है कि हमारा और बंदरों का एंसेस्टर सेम था। वी हैड सेम एंसेस्टर, कॉमन पेरेंट सेम था। वैसे ही हम ये भी पढ़ेंगे कि हमारा सॉइल जिसको हम पढ़ रहे हैं वो आया कहाँ से। तो वो आया रॉक से। जो सॉइल जिस रॉक से आया है उसको हम कह देते हैं कि दैट इज इट्स पेरेंट रॉक। ठीक है। और जो सॉइल है उसके जो फॉर्मेशन है वो हम कहते हैं कि दैट इट फॉर्म्स बाय वेदरिंग। सॉइल फॉर्म्स बाय वेदरिंग ऑफ पेरेंट रॉक। वेदरिंग, इसका क्या मतलब हुआ? वेदरिंग का ये मतलब हुआ कि जो हमारा पत्थर है, पेरेंट रॉक जिसको हम कह रहे हैं, उसका किसी नेचुरल प्रोसेस से छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाना, उसको हम कह रहे हैं वेदरिंग। राइट। तो अब अगर हम बात करें वेदरिंग की तो वो दो टाइप्स की होती है। फर्स्ट इज फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग एंड द सेकंड इज केमिकल वेदरिंग, जिसको हम डीकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स भी कह देते हैं। सो फर्स्ट इज फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग एंड सेकंड इज
केमिकल वेदरिंग और डीकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स। तो जो ये फिजिकल वेदरिंग, ये क्या होती है और ये कैसे होती है? सो दिस अकर्स ड्यू टू इम्पैक्ट एंड ग्राइंडिंग एक्शन ऑफ फ्लोइंग वाटर, आइस, विंड और बाय ग्रेविटी। मतलब ये हुआ कि जैसे आपको पता है कि हमारी नदियाँ कैसे बनती हैं, पहाड़ों से पानी बहता 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 आता है, फिर वो झरनों से धीरे धीरे नदियाँ, देन ओशंस, ऐसे हमारे जो वाटर बॉडी है वो फॉर्म होती रहती हैं। तो जो ऐसे पानी आ रहा है, राइट, पेरेंट रॉक जो है उसको, ये पत्थर है, पत्थर पे पूरा इम्पैक्ट करके पानी गिरा, तो उस पानी ने क्या किया, हमारा जो रॉक था उसको कुरेदता गया, राइट, उसको कुरेदता गया। इम्पैक्ट एंड ग्राइंडिंग एक्शन। ग्राइंडिंग एक्शन का मतलब होता है, अगर आपने देखा हो पुराना अगर आपने देखा हो कि आटा जिस चक्की में पीसते थे, राइट, वो उसको ग्राइंड करती थी, ग्राइंड करके लेके जाती थी। ग्राइंडिंग का क्या मतलब होता है, कुरेदते जाना। जैसे मैं अभी कुछ ले लूँ, राइट, कुछ ले लूँ अपने हाथ में और इस हाथ को ऐसे करता जाऊँ, ग्राइंड करता जाऊँ, ग्राइंड करता जाऊँ, ग्राइंड करता जाऊँ, इसके छोटे पीसेस होते जाएं, होते जाएं, होते जाएं, ऐसे इसको ऐसे ऐसे रब कर करके इसको हम कहते हैं ग्राइंडिंग एक्शन। ठीक है ना? तो जो इम्पैक्ट एंड ग्राइंडिंग एक्शन ऑफ फ्लोइंग वाटर, उससे वेदरिंग हो सकती है। विंड, हवा, तेज हवा, तूफान, उससे हो सकती है। आइस, वाटर एज ए लिक्विड ना सॉलिड एग्जिस्ट करके अगर वेदरिंग करे रॉक की, तो वो किस फॉर्म में करेगा, आइस के फॉर्म में। या ग्रेविटी कर सकती है। ग्रेविटी वो कैसे, पहाड़ की चोटी पर, राइट, कुछ पत्थर है, कुछ मान लो अर्थक्वेक वगैरह आया है, कुछ भी हुआ, वहाँ शेकिंग हुई और वो पत्थर लुढ़कता 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 कहाँ जाएगा, वैली में, राइट। तो ग्रेविटी काम कर रही है यहाँ पे एक ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी का, ठीक है ना, वो पत्थर को नीचे लेके आ रही है। तो उस केस में हम कहते हैं कि वेदरिंग ग्रेविटी कर रही है, राइट। तो इन सब को हम अगर, राइट, ये चीजें जो है फ्लोइंग वाटर, आइस, विंड या ग्रेविटी ट्रांसपोर्ट करके किसी और जगह पे ले जाएं हमारे सॉइल को, तो उस केसेस में हम इनको क्या कहेंगे, इट इज ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी। जैसे बस हमको कहीं पे ट्रांसपोर्ट, कहीं से कहीं पर ट्रांसपोर्ट करके ले जाती है, वैसे ही ये फ्लोइंग वाटर, आइस, विंड या ग्रेविटी हमारे सॉइल को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करके लेके जा रहे हैं, राइट। तो इसलिए हम इनको ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी का नाम भी देते हैं, राइट। तो ध्यान दीजिएगा, कई बार हमारे मन में ये सवाल आ सकता है कि विंड, हवा कैसे कर सकती है वेदरिंग। हवा में इतना जोर होता है कि वो हमारे पत्थर को ग्राइंड कर दे, इम्पैक्ट कर दे उस पर। तो ध्यान दीजिए, ये मिलियंस ऑफ ईयर्स की बात हो रही है। वेदरिंग जब होती है, किसी भी रॉक की वेदरिंग होगी और उससे सॉइल बनेगा, तो वो डिपेंड ऑफ कोर्स करेगा कि वेदरिंग एजेंसी कौन सी है, कि कितनी ड्यूरेशन लगती है उस वेदरिंग में। पर बाय एंड लार्ज जब हम बात कर रहे हैं वेदरिंग की, तो हम मिलियंस ऑफ ईयर्स की बात कर रहे हैं, करोड़ों सालों की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना, इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो करोड़ों सालों में विंड जो है, हवा, तेज हवा वेदरिंग कर सकती है और करती भी है, ठीक है ना। नाउ हम अब अपने नेक्स्ट वेदरिंग पे आते हैं। फिजिकल या मैकेनिकल वेदरिंग तो हमने कर ली। फिजिकल तो आपको पता चल गया ना कि फिजिकल वेदरिंग को फिजिकल क्यों कहने, क्योंकि कुछ फिजिकल एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं इसमें, ठीक है ना। और मैकेनिकल, जिस चीज़ में कुछ ना कुछ घिसा घिसाई हो, उसको हम मैकेनिकल इन जनरल कह ही देते हैं,
राइट। तो इसलिए मैकेनिकल वेदरिंग भी इसको कह दिया। अब हम आ रहे हैं अपने नेक्स्ट वेदरिंग पर, दैट इज केमिकल वेदरिंग, जिसको हम डीकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स भी कह देते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है कि कुछ केमिकल रिएक्शन होती है जिससे हमारा जो रॉक है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में बिखर जाता है और हमारी सॉइल को जन्म देता है। ठीक है, तो इसलिए देखिए केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो इसलिए केमिकल वेदरिंग। और रॉक जब अलग अलग पार्टिकल से बने तो उसको हम कह देते हैं कंपोजिशन। कंपोज हो रहा है रॉक, तो जब टूटेगा तो डीकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स उसको हम कह देंगे, राइट। तो केमिकल वेदरिंग और डीकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स, इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि कुछ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन, कार्बोनेशन एंड लीचिंग बाय ऑर्गेनिक एसिड्स एंड वाटर। अब ये क्या होती है? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का लग जाना, ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं हमारी हवा में, उनका लग जाना और केमिकल रिएक्शन हो जाना जिससे पत्थर बिखर जाए, हाइड्रेशन। कार्बोनेशन, कार्बन का लग जाना, राइट। और लीचिंग बाय ऑर्गेनिक एसिड्स एंड वाटर, इसका क्या मतलब होता है? लीचिंग का क्या मतलब होता है? लीचिंग का मतलब होता है कि कुछ ऐसे, जैसे पानी, राइट, हमने वाटर और ऑर्गेनिक एसिड लिखा है। वाटर जैसे मान लीजिए, मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे हमारा कोई बर्तन हो, उसमें कुछ दाग वगैरह लग जाए, ठीक है, हमने कुछ खाया पिया, काफ़ी टाइम हमने वैसे ही रखा और हमने उसको धोया नहीं, तो कुछ चीज़ें होती हैं वो उस पर दाग लग जाता है और वो उतरता नहीं है। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं और क्या करते हैं, कुछ लोग करते भी हैं, मैंने पर्सनली किया है, और ये बहुत ही कारगर तरीका है कि उसको हम गर्म पानी से धो लेते हैं। गर्म पानी से जब हम उसको धोएंगे तो दैट विल रिमूव इट स्टेन, ठीक है ना, तो उससे उसका जो दाग है वो उतर जाएगा, हमारा बर्तन साफ हो जाएगा। तो क्या हो रहा है, पानी ने क्या किया, जो कुछ सर्टन पार्टिकल, सर्टन मिनरल्स लगे हुए थे, उसको वो बहा के ले गया। केमिकल रिएक्शन हुई पानी और उसके बीच में, और उसकी वजह से क्या हुआ, दैट स्टेन गॉट रिमूव्ड। आपको याद होगा +1 +2 में, 11th 12th में आप पढ़ते थे, बल्कि 8th 9th 10th उनमें भी ये चीज़ आती है कि कुछ केमिकल रिएक्शन हो जाए, जो चीज़ नॉर्मल वाटर से नहीं रिएक्ट कर रही वो हॉट वाटर से रिएक्ट कर जाती है, ठीक है ना। वही चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, हॉट वाटर से जो चीज़ रिएक्ट कर जाए उसको, उससे क्या हो रहा है, बेसिकली केमिकल रिएक्शन ही हो रहा है, उसी को हम अब ब्लीचिंग कह रहे हैं। लीचिंग का क्या मतलब है, दैट ड्रेनिंग अवे ऑफ सर्टेन मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल बाय द वाटर। या तो वाटर रिमूव कर सकता है या ऑर्गेनिक एसिड भी कर सकता है। आपको पता होगा कि एसिड जो है दैट इज बैंड, उसको आसानी से आप मार्केट से ले नहीं सकते। क्यों? एसिड में ये क्वालिटी होती है कि वो किसी भी चीज़ पे लगता है दैट वो कुरेदता रहता है उस चीज़ को। तो एसिड बहुत डेंजरस होता है, इसलिए वो मार्केट में जनरली अवेलेबल भी नहीं होता। तो ऑर्गेनिक एसिड वो अगर ह्यूमंस को नुकसान पहुंचा सकता है तो डेफिनेटली रॉक्स को भी वो कुरेद सकता है, एंड इट कैन ग्राइंड द रॉक। तो उस प्रोसेस को हम कह देंगे कि जब हमारे किसी पत्थर को किसी एसिड से, कोई नेचुरली किसी प्रोसेस से एसिड निकल सकता है, और जब हमारे रॉक को वो ग्राइंड करता जाए वो, या हमारे रॉक से कुछ सर्टेन मिनरल्स को वो लेके चला जाए, तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे दैट इट इज लीचिंग बाय एसिड, और स्पेसिफिकली ऑर्गेनिक एसिड। नाउ ये हमने फर्स्ट पॉइंट कवर कर लिया ऑफ फिजिकल वेदरिंग और मैकेनिकल वेदरिंग एंड केमिकल वेदरिंग, जिसको हम डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स भी कह रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हमने कवर कर लिया। नाउ कम्स द सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज दैट इन फिजिकल वेदरिंग द सॉइल retain the minerals present in the parent rock. Soil retain the minerals present in the parent rock.
करना भी चाहिए। कॉमन सेंस से सोच के देखिए हम कि हो क्या रहा है। पानी ने पत्थर को छोटे छोटे टुकड़ों में ही तो तोड़ा है, और क्या किया है? ठीक है ना, सिंपल यही तो किया। तो उसमें कुछ केमिकल रिएक्शन या कुछ इन्वॉल्व तो है नहीं, बस बड़ी चीज थी वो छोटी छोटी चीजों में टूट गई। तो मिनरल्स जो थे वो तो वैसे ही रहेंगे। सॉयल विल रिटेन, बरकरार रखेगा सॉयल अपने मिनरल्स को जो कि पेरेंट रॉक में थे। ठीक है, पर जब हम केमिकल वेदरिंग की बात करें तो उसमें सॉयल में और मे नॉट रिटेन द मिनरल्स प्रेजेंट इन द पेरेंट रॉक। क्यों? केमिकल रिएक्शन हो गई। केमिकल रिएक्शन जब हो जाती है तब तो मिनरल्स में चेंज आ सकता है। हो सकता है कुछ मिनरल्स अंदर रहें, हो सकता है कुछ मिनरल्स ना रहें। ठीक है ना, केमिकल रिएक्शन जब हो गई, केमिकल रिएक्शन में मिनरल्स तो चेंज होते ही रहते हैं, उसी को तो हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। ये हमने बेसिक 10th में ये चीज़ पढ़ी है हमने, राइट। अब जब अगर आप देखें कि फिजिकल वेदरिंग की अगर मैं बात करूं तो उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, जो पत्थर जब टूट गया उसको जब हमने वेदरिंग का नाम दिया तो उससे जो सॉयल के पार्टिकल्स बने, सॉयल के टुकड़े बने, इंडिविजुअल पार्टिकल्स की अगर हम बात करें, उसके साइज की बात करें, तो फिजिकल वेदरिंग में दे आर कोर्स ग्रेन्ड एंड इन केमिकल वेदरिंग इट इज फाइन ग्रेन्ड। अब ये कोर्स ग्रेन्ड और फाइन ग्रेन्ड का मतलब क्या होता है? कोर्स ग्रेन्ड का मतलब बड़ा। फिजिकल वेदरिंग में हम कह रहे हैं दैट इट इज कोर्स ग्रेन्ड। कोर्स ग्रेन्ड मतलब बड़े। और केमिकल वेदरिंग में कह रहे हैं कि पार्टिकल्स जो सॉइल के होंगे दोज आर फाइन ग्रेन्ड। फाइन ग्रेन्ड मतलब छोटे। कोर्स मतलब बड़ा, फाइन मतलब छोटा। अब बड़ा और छोटा किसी चीज के कंपैरिजन में होता है। जब हम कहते हैं बड़ा या छोटा, किसी चीज के विद रिस्पेक्ट होता है कंपैरिजन। जब भी हम करते हैं किसी भी दो चीजों के बीच में, वो ऑफ कोर्स किसी चीज के विद रिस्पेक्ट होगा। कोई चीज अच्छी है किसी बुरी चीज के कंपैरिजन में, ठीक है। क्योंकि कोई चीज बुरी है इसीलिए कोई चीज अच्छी है। कोई चीज खूबसूरत है क्योंकि कोई चीज खूबसूरत नहीं है, राइट। ये जो मैंने यहां पे लिखा है ये ब्लैक है। ये ब्लैक इसलिए है क्योंकि जो बोर्ड है जिस पर मैं लिख रहा हूं ये वाइट है। तो कोई भी चीज जब हम कंपेयर कर रहे हैं किसी चीज के विद रिस्पेक्ट होती है, तो जब हम कह रहे हैं कोर्स मतलब बड़े, तो वो इसके विद रिस्पेक्ट टू कह रहे हैं, जिसको हम कह रहे हैं फाइन ग्रेन मतलब छोटे। तो फिजिकल वेदरिंग में हमने बात की कि हमारे जो पार्टिकल्स होंगे सॉइल के दोज आर कोर्स ग्रेन्ड, और केमिकल वेदरिंग में हमने बात की कि पार्टिकल्स विल बी फाइन ग्रेन्ड। ठीक है, तो कोर्स ग्रेन्ड और फाइन ग्रेन्ड। ये क्यों हुआ कि फिजिकल वेदरिंग में कोर्स ग्रेन्ड क्यों हुए हमारे पार्टिकल्स? क्योंकि कुछ जैसे ऐसा है कि पानी, हवा वगैरह जो भी थे वो हमारे पत्थर को जब इम्पैक्ट और ग्राइंडिंग एक्शन करते रहे तो वो कितना छोटा कर देंगे, एक लिमिट होती है, राइट। पर जब केमिकल रिएक्शन होगी तब केमिकल रिएक्शन से तो कितना भी छोटा पार्टिकल ऑब्टेन किया जा सकता है। जब हम एटम की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, मिनरल्स की बात करते हैं, मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, तब हम बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स की, बहुत छोटे छोटे नैनो स्केल, इन चीज़ों पे हम बात करते हैं। क्यों? क्योंकि जो केमिकल रिएक्शन जब हो जाती है तो चीज़ें जो होती हैं वो बहुत छोटी होती हैं। ऑफ कोर्स जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं वो इतने छोटे नहीं होते जितने मैं बात कर रहा हूँ एटम्स वगैरह की। पर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो केमिकल रिएक्शन जब होती है तो केमिकली चीज़ें बहुत छोटी हो सकती हैं, और जब केमिकल रिएक्शन हो जाए उससे जो पार्टिकल्स हैं दे कैन बी वेरी वेरी स्मॉल। इनफैक्ट इसमें तो फाइन ग्रेन, जिसको हम छोटा कह रहे हैं, इतने छोटे होते हैं
कि हम अपने आंखों से देख भी नहीं सकते, माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है अगर हम सिंगल पार्टिकल की बात करें। सिंगल पार्टिकल को देखने के लिए इतने छोटे होते हैं, राइट। ये कोर्स ग्रेन बड़े, इसलिए हम कहते हैं कि इतने बड़े ये ज़रूर होते हैं कि ये हमें आंखों से दिख जाते हैं, राइट। विद नेकेड आइज वी कैन सी कोर्स ग्रेन पार्टिकल्स विच आर फाउंड बाय फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग। और फाइन ग्रेन इतने छोटे होते हैं कि जो केमिकल वेदरिंग से बनते हैं, ये इतने छोटे होते हैं कि हम इनको अपनी नेकेड आई से देख भी नहीं सकते, राइट। तो ये हमारा वेदरिंग का जो टॉपिक है उसको कवर कर देता है। नाउ डिपेंडिंग ऑन कि जो हमारा सॉइल है वो जहाँ पर बना, जहाँ पर फॉर्म हुआ वेदरिंग से, अगर वो वहीं पे रह गया तो हम उस केस में उसे कह देते हैं रेजिडुअल सॉइल। पर अगर जो हमने ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी डिस्कस की थी ना फिजिकल वेदरिंग में, वाटर, विंड, आइस, ग्रेविटी, अगर उनसे ट्रांसपोर्ट होके कहीं और बस जाए तो उसे हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेड सॉइल, राइट। रेजिडुअल सॉइल और ट्रांसपोर्टेड सॉइल। रेजिडुअल सॉइल मतलब वो सॉइल दैट इज स्टिल लोकेटेड एट द प्लेस वेयर इट ओरिजिनेटेड, जहां पर उसका जन्म हुआ वहीं पर रह गया, दैट इज रेजिडुअल सॉइल। ट्रांसपोर्टेड सॉइल दैट इज ट्रांसपोर्टेड टू अ न्यू लोकेशन बाय ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी। जैसे कुछ लोग होते हैं जहाँ पे उनका जन्म हुआ वहीं पर स्कूलिंग की, वहीं पर जॉब की और सारी ज़िंदगी वहीं बिता दी। पर कुछ लोग होते हैं कहीं पर जन्म हुआ, कहीं पर स्कूलिंग हुई, कहीं पर जॉब की, राइट, दैट इज ट्रांसपोर्टेड सॉइल। रेजिडुअल सॉइल वो सॉइल जो जहाँ पर जन्मा, जहाँ पर ओरिजिनेट हुआ वहीं पर बस गया। हम कहते हैं ना, जहाँ अगर कहीं पे हम अपना एड्रेस भरें तो अगर कहीं पर हमने पूछना भी हो किसी से तो हम पूछते हैं कि आपका रेजिडेंशियल एड्रेस कौन सा है, राइट। रेजिडेंस जहाँ पर हम रहते हैं, राइट। रेजिडुअल सॉइल, रेजिडेंस हम पूछते हैं, वैसे रेजिडुअल सॉइल वो सॉइल जो वहीं पर बस गया जहां उसका ओरिजिनेशन उसकी हुई, जहां उसका जन्म हुआ, राइट। ट्रांसपोर्टेड सॉइल जो किसी ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी, जैसे हमने डिस्कस की थी, वाटर, विंड, आइस, ग्रेविटी, उनसे कहीं और जाके बस गया, दैट इज ट्रांसपोर्टेड सॉइल। बस से गया, कहीं और बस गया, कोई आदमी ऑफ कोर्स, सॉइल नहीं। सॉइल के केस में वाटर, विंड, इन्होंने हमारे सॉइल को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट कर दिया, राइट। दिस इज ट्रांसपोर्टेड सॉइल। नाउ अगर हम रेजिडुअल सॉइल की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे कि दैट दे शो वेरिएशन इन देयर प्रॉपर्टीज डिपेंडिंग ऑन द स्टेज ऑफ देयर वेदरिंग। कि उनकी वेदरिंग की कौन सी स्टेज है, अभी इनिशियल स्टेज है, मिड स्टेज है, फाइनल स्टेज है, कौन सी स्टेज है। वेदरिंग का क्या मतलब होता है, पत्थर का छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाना, बस बेसिकली ये मतलब है। अब वो पत्थर अपनी शुरुआत वाली स्टेज में है, मिड वाली स्टेज में है या फाइनल स्टेज में है, उस पर डिपेंड करेगा कि जो हमारा रेजिडुअल सॉइल है उसकी प्रॉपर्टीज कैसी हैं। अगर मिडल वाली स्टेज में है देन इट विल शो डिफरेंट, इनिशियल स्टेज में डिफरेंट, फाइनल स्टेज में डिफरेंट। तो रेजिडुअल सॉइल की अगर हम बात करें तो इट विल शो वेरिएशन इन देयर प्रॉपर्टीज डिपेंडिंग ऑन द स्टेज ऑफ देयर वेदरिंग, ठीक है। और अगर हम इसकी और बात करें तो जो देखिए जो पहला पॉइंट था ये तो डिफरेंशिएट करने वाला पॉइंट था, इसके बाद जो है ये दोनों सॉइल का अपना अलग अलग यूनिक है, ये डिफरेंशिएट करने वाला पॉइंट नहीं है, ये इंफॉर्मेशनल पॉइंट है। पहले पॉइंट में तो हमने डिफरेंशिएट किया, अब हम इसकी अलग अलग से प्रॉपर्टीज देखेंगे। सेकंड पॉइंट इज नॉट डिफरेंशिएबल पॉइंट, इट इज जस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज पर्टिकुलर सॉइल्स, रेजिडुअल सॉइल एंड ट्रांसपोर्टेड सॉइल। तो रेजिडुअल सॉइल की तो मैंने आपको बता ही दिया कि इट विल शो वेरिएशन इन द प्रॉपर्टीज डिपेंडिंग ऑन द स्टेज ऑफ द वेदरिंग।
नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज ऑल्सो दैट दे आर मेनली फाउंड बाय केमिकल वेदरिंग। अब ये क्यों? क्योंकि देखिए कि अगर फिजिकल वेदरिंग हो, वो हमने पढ़ी थी दैट इट इज़ ड्यू टू वाटर, विंड, आइस, ग्रेविटी। तो ये चीज़ें तो जब वेदरिंग करेंगी तो एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाएंगी, ठीक है ना। तो ज़्यादातर फिर अगर हम रेजिडुअल, अगर जो सॉइल है वो अगर वहीं पे रह रहा है तो ऑफ कोर्स मेनली जो उसकी वेदरिंग हो रही होगी, हमेशा हम नहीं कह सकते, कुछ एक्सेप्शंस हो सकती हैं, पर मेनली ज़्यादातर अगर हम बात करें तो जो ये रेजिडुअल सॉइल है इट विल बी फाउंड बाय केमिकल वेदरिंग, ठीक है। अब हम ट्रांसपोर्टेड सॉइल पे आ जाते हैं, वो सॉइल जो कहीं और जाके बस गया, ठीक है। अब इसकी अगर हम बात करें तो इसकी जो करैक्टरिस्टिक हैं, इसके जो फीचर्स हैं ऑफ दिस सॉइल, लाइक देयर साइज कितना है, इतना बड़ा या छोटा, शेप राउंड शेप है या एंगुलर शेप है, नुकीला है या गोल है, शेप, सरफेस टेक्सचर रफ या स्मूथ, ठीक है ना, सरफेस टेक्सचर, एंड डिग्री ऑफ सॉर्टिंग। डिग्री ऑफ सॉर्टिंग क्या का मतलब होता है? डिग्री ऑफ सॉर्टिंग मतलब कि अगर मान लो जैसे कोई पानी से हुआ है, हमारी जो वेदरिंग, फिजिकल वेदरिंग हुई होगी ऑफ कोर्स, तो जब पानी से वेदरिंग हुई है, तो अगर रनिंग वाटर से हुई है, जब चलते जब फाइनली सॉइल हमारा सेटल हो रहा होगा, तो जो बड़े पार्टिकल्स है वो नीचे बैठेंगे, जल्दी बैठेंगे, ग्रेविटी उन पर ज़्यादा लगेगी, राइट। ग्रेविटी लगेगी उतनी, पर डोमिनेंट जो उस पर फोर्स होगी वो होगी ग्रेविटी वाली, तो वो जल्दी नीचे बैठ जाएंगे। छोटे, उससे छोटे, उसके ऊपर, उससे भी छोटे, उसके ऊपर, उससे भी छोटे, उसके ऊपर, तो ये सॉर्ट हो जाएंगे अलग अलग, हाई डिग्री ऑफ सॉर्टिंग मिलेगी इसमें, ठीक है। सबसे बड़े पार्टिकल्स सबसे नीचे, उससे छोटे उसके ऊपर, उससे छोटे उसके ऊपर, एंड सो ऑन। तो हाई डिग्री ऑफ सॉर्टिंग मिलेगी, उस पर सॉर्ट हो जाएंगे अलग अलग पार्टिकल्स अपने साइज के बेस पे। यही अगर विंड से हुई होगी तो गुल मिल के रहेंगे पार्टिकल्स, राइट। कोई इतनी सॉर्टिंग नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं होगा कि बड़े एक साइड है छोटे एक साइड है ना, यूनिफॉर्मली। जैसे क्लास में जब हमने जाना होता था, स्कूल में कहीं पर जाना होता था, तो जो छोटे हाइट में छोटे होते थे वो उनको आगे खड़ा कर लिया जाता था, और ज़्यादातर इंक्रीजिंग साइज पे जो होते थे, जो बड़े होते थे वो पीछे होते थे। तो इसमें हम कहते हैं कि सॉर्टिंग हुई है। यही अगर लाइन रैंडमली बन गई, छोटे बड़े एक साथ हुए, तो उसमें हम कहेंगे लेस डिग्री ऑफ सॉर्टिंग, ठीक है। लाइन बना के चल रहे हैं स्टूडेंट्स, क्लास से कहीं और फंक्शन हो रहा है, वहाँ जा रहे हैं, राइट। तो अगर तो ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लाइन लगी हुई है, छोटे आगे बड़े पीछे, तो हाई डिग्री ऑफ सॉर्टिंग। अगर सब घुल मिल के आपस में सारे छोटा बड़ा, कोई कहीं छोटा बड़ा, कोई ऐसे हमने डिस्टिंक्शन नहीं करी हुई, तो वो उसमें कहेंगे लेस डिग्री ऑफ सॉर्टिंग है ये, ठीक है। ये होती है डिग्री ऑफ सॉर्टिंग। तो ये सारी चीज़ें जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि साइज, शेप, सरफेस टेक्सचर और डिग्री ऑफ सॉर्टिंग, दे ऑल आर इन्फ्लुएंस्ड बाय एजेंसी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। हमने जो एजेंसी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन डिस्कस की थी वेदरिंग में, वाटर, विंड, आइस, ग्रेविटी, उस पे कि इसका साइज कैसा होगा हमारे सॉइल का, उसकी शेप, उसका सरफेस टेक्सचर रफ या स्मूथ, डिग्री ऑफ सॉर्टिंग कैसी होगी, ये डिपेंड करेगा कि जो हमारा ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी है वो कैसी है, कौन सी है वो, उस पर डिपेंड करेगी ये सारे फीचर्स। उसकी डिटेल में हमको जाने की ज़रूरत नहीं है, बट दिस शुड बी नोन टू यू कि ये सारे फीचर्स जो हैं इट विल डिपेंड ऑन द ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी, राइट। नाउ इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम फेज डायग्राम करेंगे, राइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट, दैट इज फाउंडेशन ऑफ सॉइल। फेज डायग्राम और जो बेसिक सॉइल की प्रॉपर्टीज़ है
उससे ही हम आगे सॉइल मैकेनिक्स को आगे बिल्ड करते जाएंगे और आगे पढ़ते जाएंगे. दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. नाउ थैंक यू and I'll see you in the next video. Thank you very much.